कुछ ज्यादा जल्दी में नहीं है तुम, क्या टॉयलेट से लेकर आए हो क्या उसको? घुमाओ पूरा, ऊपर ले जाओ, फिर कहीं नीचे वीचे ले आके एक लूप पूरा करो। ये लग रहा नहीं बहू घर में घुस रही है क्या तुम? चावल पर छा रहे हो क्या तुम? गड्ढे नहीं तो। एक लूप बनाया, वर्क डन क्या आएगा? 0, है ना? यहां ऐसा नहीं होता है। वर्क डन इन लूप इज व्हाट? नॉन जीरो। pseudo changes kinetic energy only। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी को कौन चेंज करता है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव या स्यूडो? हैं? बोलो क्या चीज, क्या बताओ कौन कौन चेंज करता है? तीनों करता है। क्या तीनों चेंज करता है? पोटेंशियल एनर्जी को कौन चेंज करता है? हैं? ओनली ओनली ओनली। समझ में आया? कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में एक खासियत और है, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगने दिया जाए तो कहानी कुछ और हो जाती है। अभी बताएंगे, आगे चल के बताएंगे, घबराओ नहीं, अभी तो रहने दो कैसे। तो रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स में, रियल फोर्स कितने तरह के हो गए? कौन कौन? और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन पाथ पे निर्भर, उसका नेचर ही ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है, प्रकृति में ऐसे पाया ही जाता है वो। इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स नेचुरल ही होता है। मैं जो फोर्स लगाऊंगा, आप जो फोर्स लगाएंगे, वो कभी भी कंजर्वेटिव नहीं हो सकता, असंभव। ये भगवान की देन है कंजर्वेटिव फोर्स। अभी मैं बताऊंगा कैसे। मैंने आपको बताया था ना, भगवान ने इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को कंजर्व कर रखा है। बोलो यार। और कंजर्व करने का भी भगवान का अपना एक मैकेनिज्म है, अभी बताता हूं कैसे। साइंस कहती है नेचुरली ऐसा होता है। साइंस को नहीं पता कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कंजर्वेटिव है। अगर कोई पूछ दे कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा क्यों करता है, साइंस के पास का जवाब नहीं है, लेकिन कंजर्वेटिव होता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? पता नहीं कैसे इस वाला मोहल्ला एकदम मनहूस मोहल्ला है, शकल ही सबकी पता नहीं टेढ़ी मेढ़ी रहती। भाई आप लोग समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ। आगे बढ़ते हैं, हाँ बताइए। हाँ हाँ बोलती रहो। आए? हैं? क्यों नहीं देखेंगे? हैं? कैसे मतलब? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। हैं? पता नहीं कैसे कर लेता हो कहीं नहीं। जब आप ऐसे ही से लेके जा रही हैं तो फोर्स कैसे लगेगा? क्या फोर्स का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस लीजिए और एंगल से मल्टीप्लाई करिए और इंटीग्रेट करिए, सेम रिजल्ट आएगा। सेम रिजल्ट नहीं आएगा, अलग रिजल्ट आएगा। सवाल अच्छा था इनका, लेकिन जवाब मैं पहले ही दे चुका। कब? जब वर्क पढ़ा रहा था तभी, कि आपको जब वर्क का कैलकुलेशन करना है तो सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है, और क्या देखना होगा? एंगल। क्या देखना होगा? जैसे सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूम रही तो वर्क डन क्या आ जाता है? 0। क्या क्या आता है? घबराओ नहीं भाई, हमें क्या शक्ति कपूर समझे? क्या आता है? वर्क डन है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा है इसलिए लगता है
अरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, समझ आ गया? अरे ये सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में बदलाव कौन लाता है? सारे फोर्स का वर्क डन, सारे फोर्स का वर्क डन। अरे सारे फोर्स काइनेटिक, मैं अब इसको फील करा दूं क्या? क्या मैं फील करा दूं? आइए मैं अलग अलग फील कराऊंगा। मैं कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और स्यूडो, तीनों की वजह से आपको दिखाता हूं काइनेटिक एनर्जी में बदलाव। दिखाऊं? अरे यार फिर वही बात है, मैं बार बार एक बात कहता हूं, आपको समझना होगा। जैसे यूट्यूब में भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट और पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं होता, वो आउट ऑफ द बॉक्स मदारीगिरी दिखाते हैं। पर मैं आपको जो भी करके यहां बताऊंगा वो एक एग्जाम्पल है, मजा लेने के लिए नहीं है, वो क्वेश्चन होगा। आइए अंकल बॉल लाइए। ये बॉल है, अगर ये हमारे अंकल इसको हवा में छोड़ देंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा? mg, ओनली mg। हवा के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, क्या वो कंजर्वेटिव है? छोड़ो चचा, क्या इसकी स्पीड बढ़ी? भैया हमें ना, हमें ऐसा लगता है जैसे मैं शमशान घाट में मुर्दों को, मलिच्छों को मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ पता नहीं सीखने आए, मरियल के पढ़े रहते हैं, पता नहीं क्या अलग दुनिया जा रही है, समझ नहीं आता। एकदम सिंपल बात, अगर इन्होंने बॉल को छोड़ा तो बताइए कौन सा फोर्स लगेगा? अभी काइनेटिक एनर्जी है, छोड़ो, अब आई, इसका मतलब mg ने काइनेटिक एनर्जी को गेन कराया। अब मैं दूसरा नॉन कंजर्वेटिव, मेरा फोर्स भैया पे, नॉन कंजर्वेटिव, भैया पर काइनेटिक एनर्जी है, बोलो, मैंने फोर्स लगाया, आई, यानी नॉन कंजर्वेटिव ने काइनेटिक एनर्जी गेन कराया। अब स्यूडो का दिखाते हैं, भैया पटरा और बॉक्स लो, लंबा वाला पटरा लो और बॉक्स उठाओ। लजाओ नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? ये ये क्या छठमैया पे निकले हो क्या तुम? नहीं तो लग रहा है एकदम नदी में उतर जाएगा लेकर के। बताया जाए, ध्यान दी, क्या क्या बात है? हैं? इसको पढ़ा, घबराओ नहीं भाई, लगा तो नहीं चोट? हैं? हैं? लगा तो आओ इधर आ। अब ठीक है, कह रहा हाँ, बताया जाए, ध्यान दो। देखिए ये ब्लॉक है, क्या ये रेस्ट पे? भैया लोग पटरे को एक्सलेट करेंगे, शी विल एक्सलेट पटरा ओनली। बोलो मेरे भैया, झटके से पटरे को एक्सलेट करेंगे, हैं? कि डायरेक्शन करना है? कह रहे तुम इधर खींचोगे, इधर खींचोगे और ये बीच में गिर जाएगा। हिम्मत खींच के दिखाओ भैया, उधर ही झटका लगना है, हैं? लगाओ, छोड़ो, छोड़ो, आप बॉक्स बस काइनेटिक एनर्जी है, बोलो, तुम हट जाओ भैया, छाती चिपक जाएगी, स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम एक हो जाएगा। बताया जाए, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी है, देखना आई काइनेटिक एनर्जी। अरे अभी नहीं है, हवा में आ गई थी ना। कौन सा फोर्स लगा था? स्यूडो। बोलो यार, क्योंकि जब ये एक्सलेट हुआ तो स्यूडो लगा उस बॉक्स पे, काइनेटिक एनर्जी आई नहीं आई। और वैसे समझ लो, अगर आप उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में सफर करते हैं, जैसे ही गाड़ी ब्रेक मारती है ना, इसलिए आपने देखा होगा उसमें शीशा नहीं होता। और क्या, इसीलिए तो लोग बाहर आ जाते हैं। समझ रहे नहीं आप?
तो वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी आई कि नहीं आई, किस फोर्स की वजह से, आप बताएं। तुम फेंका चुकी हो क्या एक आध बार, तुम फेंका चुकी हो क्या एक आध बार है, ठीक है, स्यूडो की वजह से। लो अंकल, तो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव कौन लाता है? कौन लाता है काइनेटिक एनर्जी बताओ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव स्यूडो है, श्योर नहीं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, एक काम करते हैं, दोनों तरफ dt से डिफरेंशिएट करते हैं, dk बाई dt, ठीक, बराबर में हाफ m dv स्क्वायर बाई में dt है, सही है, ठीक, बोलो। तो dk बाई dt को अपनी जगह रहने देते हैं, बराबर में हाफ हो जाएगा, m हो जाएगा। अच्छा, v स्क्वायर का यहां वेरिएबल v है और t के रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो 2v इंटू में dv बाई dt, सही है क्या, 2 कट गया, अरे कटा कि नहीं कटा, आगे बढ़े, चलो dk बाई dt अपनी जगह जिंदा बात है, बराबर में dk मतलब चेंज इनके, m है और v है ना, तो m है और इंटू में v को क्या लिख सकते हो, dx बाई dt, dx बाई dt इंटू में क्या लिखा है, dv बाई dt, उसको एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हो, अरे बोला यार, क्या dt से dt कैंसिल, तो dk बराबर क्या हो गया, ma dx, ma, अच्छा ma क्या होता है, तो dk बराबर क्या हो गया है, f dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट मान दे, कहां से कहां तक, k इनिशियल से, बोला यार, k फाइनल, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल, और ये इंटीग्रेशन में क्या होगा, f dx होगा, और f dx इज द वर्क डन, f dx इज द, तो यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आया है, वर्क डन बाई कौन सा फोर्स, वर्क डन बाई कौन सा फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव भी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आएगा बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर बताओ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स, गलत है सही है, गलत है, नहीं समझे, यानी कि जब भी हम कोई भी फोर्स, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव चाहे स्यूडो फोर्स, इसके द्वारा किया गया वर्क, टोटल वर्क पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बोल ही नहीं पा रहे हो, किसके बराबर होगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदल रही हो गई, कंजर्वेटिव फोर्स ही तो बदल रहा होगा, अगर वो नहीं बदल रही होगी तो वो चेंज भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, यस और नो, तो मैं ये कहता हूं कि टोटल वर्क डन, क्या चीज, बैठिए, टोटल वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर है कि नहीं है, इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहते हैं, अभी इस थ्योरम को आप प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कि यहां आपको ये परेशान करेगा बार बार, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स बार बार परेशान करेगा। मैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में एक बात बता दूं, अक्सर कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनल फोर्स होता है किसी सिस्टम के लिए, कैसा फोर्स होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफर्म है, अरे यस और नो, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लियर है, तो क्या आपको सारी बातें काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझ में आ गई, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद, समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी इनमें से पहली है, इसको इस एनर्जी, ये एनर्जी किससे जुड़ी हुई है, कितने तरह की हो सकती है, कौन कौन सी, हम किसकी बात करने वाले हैं, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, क्या काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है, क्या किसी बॉडी किसी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी अगर सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो मोमेंटम जीरो होगा, लेकिन अगर मोमेंटम जीरो है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो भी सकती है,
समझ में आ रहा है? और एनर्जी बदलने वाले कितने फोर्स हैं? तीन तरह के, यानी वर्क डन करने वाले तीन फोर्स हैं। कौन कौन? कंजर्वेटिव। कौन सा फोर्स है जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव लाता है? हैं? तीनों, और तीनों के द्वारा कंबाइंडली किया गया वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आ गया? इतनी सी बात है। अच्छा, एक बात और है, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि निगेटिव होने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। स्पीड निगेटिव होती है क्या? बोलो यार। तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती। चलिए शुरू करिए। एक पीडीएफ रहा होगा, पीडीएफ। अरे गलत है यार। कैसे दिखा रहा हूँ? वर्ड फाइल बराबर ऊपर 19 लिखा था, अंदर 18 था, उसको 19 किया। तुमने वर्ड फाइल निकाल दी? नहीं, एक पीडीएफ पड़ा, पीडीएफ है, उसको सही कर लो तो इंग्लिश होगा। नहीं क्वेश्चन लिख लिया? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट एक बात लिख लीजिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू एनर्जीज। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? मेरे भैया क्या बोल गए? अरे गड्ढे क्या बोल गए? फॉलोइंग, फॉलोइंग टू एनर्जीज। ठीक है, सबसे पहले कौन सी एनर्जी है? थोड़ा तेजी से लिखो भैया, इसको आज समाप्त कर दे बस। एक दो टर्न और लगेगा, खत्म चैप्टर। देन विल मूव टू द सर्कुलर मोशन, फिर रोटेशन खत्म। 11th को हम लोग कर देंगे बाय बाय। अरे बतलाया जाए। अरे भैया बतलाया जाए बाजी। आप बताए बहन, ओ बहन, हैं? अभी नहीं बताया जाए, आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए मेरे भाई बहनों। ठीक है, मोटोरोला आपके समझ में आ रहा है? आए? मुंह में सुपारी निकाल के बोला, मुंह में से सुपारी निकाल के बोला। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा हाली हाली लिखो, तेज लिखो। बहन जाग रही हैं आप? काफी अच्छा महसूस कर रही होंगी जाके। पड़ोसी से पूछो, लिख रही हैं? नेक्स्ट कर दे क्या? ठीक है, एक बात लिख लो। अच्छा, इसी बात पे बोले, इफ द तुम चिटकारा ज्यादा ना मारो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, if the kinetic energy of system is zero,
It implies linear momentum is also zero. Linear momentum is क्या मेरे भैया लोग? Also क्या? Zero. But if the linear momentum of system is zero, kinetic energy may or may not be zero. If the linear momentum is zero, फिर कॉमा लगाइएगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या? मे और मे नॉट बी जीरो. सही से मे बोला करो, पता नहीं क्या मे नहीं करती है. मे और मे नॉट बी जीरो. जीरो बिल्कुल सही. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा if vector sum of momenta is zero, if vector sum of, जल्दी लिखो, momentum is zero, vector sum of momenta, momentum का बहु बच्चन, if क्या, vector sum of momenta is zero, comma, kinetic energy will not be zero. क्या लिख लिया? काइनेटिक एनर्जी, ये कौन है जो काइनेटिक एनर्जी कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी जीरो. काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी जीरो. ठीक बात है बहन, लिख लिया आपने? क्या बातें कर रही हो तुम उनसे? आपसे क्या कह रही हो बहन? ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया आपने? वर्क डन के आधार पे कितने तरह के फोर्स, कौन कौन? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और स्यूडो. समझ में आया? अरे जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखो, पहले कंजर्वेटिव लिख लो, फिर नॉन कंजर्वेटिव, फिर स्यूडो लिख लो, तीनों लिख लो. कोई जरूरी है क्या? चलिए आगे बताया जाए क्या? बातें बताई जाए क्या? आगे बढ़े. मशीन क्यों चला रहे हो? और ये बोतल किसने नीचे फेंका पानी? तुमने फेंका है? और ये नोकिया का आईफोन किसका है? क्या बहन, क्यों हंस रही हो? क्यों हंस रही हो तुम? क्या बात हो गया, क्यों हंस रही हो? हाँ जी, नेक्स्ट कर दें. ये लो, बाकी था क्या? बाकी है? थोड़ा तेजी से लिख लीजिए, आपसे निवेदन है. ये बहुत क्लियर कट है एकदम, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, एकदम सीधी बात, नो बकवास. क्या काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव हो सकती है? तानिश भाई, हबीब भाई,
क्या निगेटिव हो सकती है? हाँ जी। है? क्या हो गया बहन, क्या कह रही तुम? ये लिख नहीं रही थी, तो उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तो फिर वो नहीं लिख रही है तो उससे तुम क्या बता रही? आप उसे क्या बता रहे? हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? क्या चेंज हो गया तो लिख? तो अभी तो चेंज हो गया, तुम क्यों नहीं लिख रही हो? क्या चीज? है? लिखो। ये बाटली तुम्हारा है? हैं? और ये ज्योमेट्री बॉक्स किसी बच्चे की है? 20 रुपए की है? तुम 20 रुपए का सामान खरीदते हो मंगल का? पता नहीं कैसे मिल जाता है। मंगल बाजार गई होगी तुम, पक्का। ये मंगल बाजार कहाँ लगता नहीं पता है? जहाँ तुम रहती हो, जहाँ तुम रहती हो। ये क्या 2 फ्लोर का है क्या? इसमें खाने भी लाती हो क्या? खाना भी लाती हो क्या? इसमें खाना भी लाती हो क्या? हाँ। पीना और खाना इसमें? ये क्या है? व्हाट इज दिस? किसको? है? लिख लिया? नीचे लिखिएगा क्लियरली द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। क्लियरली व्हाट? टोटल वर्क डन बाय ऑल, कम से कम 5-6 लिख लेना, ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या चीज मेरे भाई बहनों? चेंज इन, है जी बहन? अच्छा, बहन ने बोला काइनेटिक एनर्जी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिखेंगे? वर्क, तुम भर्क बोली हो क्या? वर्क एनर्जी क्या? आ? थोरम, थोरम, थूक दो थ्योरम, 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 हम थूर दें थ्योरम। हाँ जी, बोलो, बताएं क्या? ए बाजी, बोले। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए, काफी अच्छे लोग हैं आप सब। देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात तो अपने को समझ में आ गई। इसके सवाल भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी भी लगे हाथ तो पढ़ा दूं, कैसा रहेगा? सही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करती है? काइनेटिक एनर्जी क्या पॉजिटिव होती है कि निगेटिव? क्या कभी निगेटिव हो सकती है? अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? बड़ी खतरनाक बात बताने जा रहे हैं हम। ये बात बहुत कम लोग दुनिया में जानते हैं और उन कम लोगों में आप भी आ जाएंगे अगर आप मेरी बात समझ पाए तो। वैसे तो नहीं समझ पाएंगे, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, शायद एज अ क्वेश्चन ही चीजें मेरी याद रह जाएंगी आपको। लेकिन अगर बात समझ गए तो आनंद की अनुभूति होगी। देखिए, मनुष्य का दिमाग
ऐसा डिजाइंड है इसके सॉफ्टवेयर में, एक बात आती है, क्यों, वाई, राइट। उसके सॉफ्टवेयर में एक बात हमेशा रहती है, वाई। ठीक, कुछ वाई का जवाब वो जानता है मनुष्य, और कुछ वाई का जवाब, जिसका जवाब नहीं जानता है उसका बिल फाड़ देता है किसी और पे, और जिसका जवाब जानता है, ठीक जानता ही है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं एक बात बता दूं कि ये कोई एनर्जी ही नहीं है, ये हमारे मन का मैल है। यानी कि ये हमारे द्वारा, यानी मनुष्य द्वारा क्रिएट की गई एक कन्वेंशनल एनर्जी। मैं समझाता हूं, जैसे आपको ये डाइस रेस्ट पे दिख रहा है और मैं कहता हूं कि इसके पास एक एनर्जी, तो ये बात आपके लिए बहुत ही अटपटी हो गई कि भाई मोशन वाले को तो चलो हम समझ रहे हैं कि एनर्जी है, ये कलमुहा क्या कर रहा है, इसके पास कहां से एनर्जी है और क्यों एनर्जी है, एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि इन दिस सिचुएशन इट इज हैविंग एनर्जी, व्हाई। सवाल है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद स्टेटस ऑफ रेस्ट। दुनिया में अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसके पास एक एनर्जी हो सकती है, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या बोला, हो सकती है, मैंने क्या बोला, होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर अगला सवाल यह भी आता है, क्या पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ रुकी हुई अवस्था में होती है? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। तो पहले तो हमको कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी समझने की जरूरत है। व्हाट, व्हाई देयर इज एनर्जी which is potential energy and it's conventional। हमने दुनिया में बहुत सी चीजों को कन्वेंशनली डेवलप कर लिया है। जो साइंस को मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज ऑल्सो कन्वेंशनल। चूंकि पहले के जमाने में, मार्क्सिज्म एक थ्योरी है जो कहती है कि पहले के जमाने में लोग वजह नहीं जानते थे, तो भगवान नाम की एंटिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। जैसे आज से 3-3,500 साल पहले जब रोम की सभ्यता और ये सब विकसित हुआ करती थी, तो बारिश होती थी तो लोग कहते थे कि भगवान बारिश करा रहे हैं। आपने भी बचपन में सुना ही होगा, है ना। और जो लोग पूरी तरह से ये मानते हैं कि भगवान ही बारिश कराते हैं, वो पजल्ड हो जाएंगे। एक बच्चे की दादी को एक बच्चे ने बताया कि वहां मेरे स्कूल में बारिश नहीं हो रही है, घर पे की तरफ बारिश हो रही है। दादी, आप पागल हो क्या? जब भगवान एक ही है तो दो दो तरह का बारिश कैसा? समझ रहा है? तो ये एक हॉक्स क्रिएट किया गया, राइट। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज ऑल्सो कन्वेंशनल। समझ रहे हैं? लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने एक सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर, ऐसी एंटिटी बता दी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन होता चला गया, हम रीजन समझते चले गए, तो हमें पता चला कि हर चीज कारण से है। बारिश भगवान नहीं करा रहा है, समंदर का पानी इवेपोरेट होता है, फ्लोट करके जमीन पे आ जाता है, बारिश हो जाती है। भगवान का क्या रोल है? कोई मनुष्य को भगवान नहीं मारता, वो तो एक प्रोसेस है। एक्सीडेंट हुआ, लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, कुछ तो फेल हुई, मर गया। वेयर इज द गॉड?
गॉड इज नोवेयर। समझ रहे हैं आप? तो पहले के लोगों का ये, पहले के लोग और जो साइंस में यकीन करते हैं उनका मानना है कि गॉड इज ऑल्सो अ कन्वेंशनल एंटिटी डेवलप्ड बाय डिफरेंट पीपल। जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो भगवान पे ज्यादा विश्वास करते हैं, राइट? लेकिन मैं अब आपको एक बात बताता हूं एल्बर्ट आइंस्टीन की। एल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात है कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको भगवान पे ज्यादा विश्वास होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, और जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको बहुत ज्यादा विश्वास होता है। नहीं समझे? When you are below the science, you will believe on God. If you are through the science, you will not believe the God. And if you are above the science, you will believe the God. You will definitely believe the God. अंग्रेजी बोले, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोले हम। ये काफी अच्छी बात मैंने बोली, वैसे पता नहीं समझ में आता नहीं आता। आ रहा है? मैं पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जब समझा रहा हूं तो ये मत समझिए कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझाऊंगा, मैग्नेटिक्स की पोटेंशियल नहीं समझाऊंगा। मैं पूरे पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ समेट रहा हूं। बाद में मैं उसको झटके से पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे आप तेज पढ़ा रहे हो, वहां आपने इतना स्लो पढ़ाया था। अरे यहां स्लो पढ़ाया था इसलिए वहां फास्ट पढ़ा रहे हैं। अब बार बार थोड़ी हम पोटेंशियल एनर्जी समझाएंगे कि देखो चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई। पागलपंती, वो तो अभी बता देंगे। एक आपको खाली कंसेप्ट दे देंगे, कंसेप्ट लेकर के आप घूमिए हर जगह, जहां मर्जी चाहेंगे लगा लेंगे। तो ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि गॉड इज अ कन्वेंशनल एंटिटी। बारिश के पीछे वजह भगवान नहीं है, किसी बच्चे को जन्म भगवान नहीं देते हैं। अरे मारूला बॉस ब्लेस्टूला इन सब का निर्माण होता है। हाँ या ना? कन्फर्म है? यस और नो? लेकिन जितने आप प्रूफ लेकर के आओगे कि गॉड नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उससे लाख गुना ज्यादा प्रूफ इस बात का है द गॉड एग्जिस्ट। फिर वही बात है, ये उस गॉड की बात नहीं कर रहे हैं जो आप अपने घरों में सुन के आए हैं, अपने माँ बाप से या अपने मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में। ये वो गॉड, वो तो रॉन्ग नंबर। वो राइट नंबर निश्चित तौर से आप राइट गॉड को नहीं जानते, निश्चित। उसको अलग तरह का जानते हैं, उस तरह उसको मदारी टाइप का जानते हैं। ठीक है? वो फिल्म एक आई ना, पी के, कहते हैं पता नहीं कैसा भगवान है, ऐसा करने से आप तकलीफ में आते हो तो खुश होता है। कई लोग ये समझते हैं कि अगर वो खुद को तकलीफ में डालेंगे तो भगवान खुश हो जाएगा। तो कहीं दूर मंदिर स्थित है, वो पैदल जाएंगे, लोट लोट के जाएंगे। कहीं दूर कोई जगह, रात भर नमाज पढ़ते रहेंगे। उन्हें लगता है कि अगर हम फिजिकल पेन लेंगे तो इससे भगवान खुश हो जाएगा। कई लोग समझते हैं कि अगर मैंने व्रत रख लिया, रोजा रख लिया, तो इससे भगवान खुश हो जाएंगे क्योंकि हम पेन ले रहे हैं। तो कई लोग पेन इसलिए लेते हैं कि उन्हें अंदर ये फील होता है कि हम भगवान पे एहसान कर रहे हैं, अब भगवान हम पर एहसान करके ही रहेगा। मैंने इतना किया है उसके लिए, मैंने तो पूरे 30 रोजे रखे, 9 दिन का व्रत लगातार रखा, निर्जला व्रत। महिलाएं पुरुषों के लिए व्रत रख लेती हैं निर्जला, और भगवान को चैलेंज करती है इसको मुंह आना मत, मारना मत। नहीं समझ? करवा चौथ आप तो मनाते हैं, नहीं समझे आप? हाँ, भगवान से चुनौती चल रही है कि मैंने आपके लिए व्रत रखा है, अब आप मेरे आदमी को मत मारना। सौदेबाजी। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, किसी भी ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे, चाहे वो आप भागवत पढ़े, कुरान पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, कुरान में भी जहां लिखा होता है कि आप रोजा रखिए, ठीक अगली बात लिखी होती है कि भगवान आपको पेन में नहीं देखना चाहता। द गॉड डजंट वांट टू सी यू इन पेन।
आपके पेन से उसको कोई गेन नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे भैया। पोटेंशियल एनर्जी पे लेके आएंगे, घबराओ मत। कई लोग सोच रहे हैं अभी पता नहीं कहां चले गए। पोटेंशियल एनर्जी पे ला रहे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम को हम साथ में समेट देंगे। एक्चुअली है दो टॉपिक एक साथ निपटाएंगे हम। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, कई लोग सोचते हैं कि रात भर अगर मैंने कोई पाठ पूजा कर ली या फिर रात भर मैंने कोई नमाज पढ़ लिया तो बस अब सीधे हमको जन्नत में ही दाखिला मिलेगा, सीधे दरवाजा खुलेगा भक्क से अंदर। आप समझ रहे हैं? कई लोग सोचते हैं अगर मैंने एयर टिकट खर्च करके चले गए कहीं भी, मतलब मान लो मक्का जाते हैं ना इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, वहां मक्का चले गए, वहां जाके चार तक घूम लिया तो मेरा दरवाजा फिक्स हो गया। क्यों? मैंने पैसा खर्च किया, मेहनत की, इतना पेन लेके गए, और बताओ इतनी बार घूमा भी तो अब तो मेरा एक सीट पक्का, स्वर्ग में एक सीट पक्की। कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं, ट्रेन में बुक वगैरह करा के जाएंगे, 400 सीढ़ियां चढ़ेंगे, उसके बाद आके बताएंगे कि जानते हो 400 सीढ़ी चढ़ा मैंने, अब क्या कर दूं बताओ मां के लिए। अब तो मानना ही पड़ेगा उनको। समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये सब रॉन्ग नंबर, ये राइट नंबर। भगवान आपको कभी पेन में नहीं देखना चाहता। इफ एनीथिंग कम्स टू यू इज बिलोंग टू यू, नथिंग एल्स। भगवान को क्या चाहिए भाई? आप कुछ भी करते हो भगवान को थोड़ी, भगवान के लिए थोड़ी करते हैं आप। तो अब बात ये उठती है कि ये सवाल कहां से आया? जब पोटेंशियल एनर्जी कन्वेंशन थी तो सवाल कहां से आया? अब देखो मैं आपको बताता हूं द गॉड एग्जिस्ट, अब इसका सबूत देखना। हाँ या ना? मैंने जो सवाल पूछे, बादल से पानी बरसता है, भगवान पानी नहीं बरसवाता। बादल बनते हैं समंदर में, सवाल है समंदर किसने बनाया है? मनुष्य की औकात है तो एक समंदर बना के दिखा दे। नहर ठीक से बना नहीं पा रहा है, नाले में तो गंदगी पड़ी हुई है, नदी जो मिली हुई है उसको बचा नहीं पा रहा है, समंदर कहां से बनाएगा? आप समझ रहे कि नहीं? अरे हाँ या ना? बाकी सब मारो गोली, बच्चे पैदा होते हैं मारूला ग्लैस्टूला ब्लैस्टूला, एक जिंदा मच्छर बना के दिखा दे। अगर इतना ही पता है साइंस तो काहे नहीं खोज पा रहे? मैं आपको नहीं कह रहा, सबको, अपने को भी। ठीक, अब आइए साइंस पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के साइंस पे। आइए कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन एटम में कितने ऑर्बिट होते हैं? सॉरी, इनफाइनाइट, बहुत सा। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो कहां पाया जाता है? पहले ऑर्बिट में। सवाल है ये दूसरे ऑर्बिट में क्यों नहीं पाया जाता? धीरे धीरे लोग कह रहे हैं अनस्टेबल हो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि अनस्टेबल क्यों हो जाएगा? क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से यही कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है हाइड्रोजन एटम का? कोई और कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं पाया जाता? इस दुनिया में हर चीज एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन में ही पाई जाती है मेरे भाइयों बहनों। जब भी आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करोगे वो अस्थायी हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करेगी। और ऐसा किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में ही होता है, एक बॉडी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। मैं बताता हूं, मान लीजिए आप इस पेन को लेकर के अंतरिक्ष में चले जाएं, एकदम दूर, फील्ड से दूर,
और उस पेन को यहां से यहां रख दे, इधर से उधर कर दे, क्या ये पेन वापस आएगी? बोले वहीं रह जाएगी, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पेन को यहां से यहां रख दूं तो ये वापस चली जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज दूं तो ये वापस चला आएगा। बोलो, अगर कोई इकलौती बॉडी है उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो ऐसा हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन? का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉडी और बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन बॉडी। जैसे आप समझना, आप लोग एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन में बैठे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? इस बोर्ड के रिस्पेक्ट, क्योंकि आपको पढ़ना कहां किस पे है? बोर्ड पे। तो अरे बोले यार आपका मुंह उधर नहीं है, इधर है, बिकॉज योर बेंचेस आर कॉन्फ़िगर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड। यस और नो? अरे हाँ या ना? कंफर्म है? यानी आप लोग एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन में यहां बैठे हैं, बोलो यार, बैठे हैं ना? यस और नो? अगर कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब किया जाता है तो देखा गया है कि कुछ ना कुछ घटना घटित हो गई। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजा, वापस आ गया। लेकिन कहीं कहीं घटना नहीं भी घट रही है। जैसे मैं इस बेंच को आगे खिसका दूं तो क्या ये अपने आप पीछे चली जाएगी? समझ में नहीं आ रहा? अरे मैं अपने आप को कह रहा हूं, समझ में बात नहीं आ रही है कि कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करने से रीगेन हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन, और कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं तो रीगेन। यानी मुद्दा सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, कुछ और भी बात है। अरे हाँ या ना? कुछ और भी बात है। और दुनिया में हर चीज एक सर्टेन साइज की है। पृथ्वी पे जीवन है, जुपिटर पे जीवन नहीं हो सकता। अर्थ का साइज अपने आप में इतना कमाल है, इतना कमाल है कि इस पे ही लाइफ संभव है। अगर मान लो अर्थ का साइज जुपिटर जितना होता तो यहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जुपिटर का जो मास है अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। पृथ्वी पे जीवन की संभावना के लिए, पृथ्वी पे जीवन को बने रहने के लिए सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सूर्य से विजिबल लाइट भी चलती है, अल्ट्रावायलेट भी चलती है और इंफ्रारेड भी चलती है। कितनी कितनी चलती है? विजिबल, अल्ट्रावायलेट, और विजिबल से पहले होती है अल्ट्रावायलेट, यानी ज्यादा स्ट्रांग होती है, और विजिबल से कमजोर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हीट हो गई, बोलो यार, तो इंफ्रारेड आ रही है यानी हीट आ रही है, विजिबल आ रही है, लेकिन अल्ट्रावायलेट यहां नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन सूरज में बाय डिफॉल्ट अल्ट्रावायलेट पैदा होती है, सूरज में बाय डिफॉल्ट अल्ट्रावायलेट पैदा होती है। तो अब भगवान ने उसका क्या इंतजाम किया? समझो, भगवान ने पृथ्वी को एक आर्मर दिया, एक आवरण दिया, एंड दैट आवरण इज ओजोन लेयर। कौन सा लेयर? ओजोन लेयर उस अल्ट्रावायलेट को ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारा जीवन यहां सुरक्षित। यहां हमें तमाम तरह की कोई बीमारी नहीं होती, हीट, सन के रेडिएशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ग्रहण होता है तो वो ज्यादा निकलने लगता है, इक्लिप्स, तो इसलिए कहते हैं बाहर मत जाइए, नुकसान पहुंचा सकता है। अब ओजोन की लेयर कहां मौजूद है? स्ट्रेटोस्फियर में। कहां पर? बीच में इधर ट्रोपोस्फियर है। अगर वो ट्रोपोस्फियर में आ जाए ओजोन तो हम लोग मर जाएंगे। क्यों? ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा जहरीली गैस है। हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ऑक्सीजन से 100 गुना। ऑक्सीजन से, अगर एक जगह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जा रहा है और हीमोग्लोबिन है, तो पहले किसको चिपका लेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड।
क्योंकि उसकी एफिनिटी और ओजोन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से 10,000 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन से। यानी ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा टॉक्सिक है। बोलो यार, दूर है तो फायदेमंद है और ट्रोपोस्फियर पे आ जाए तो हमारी मौत हो जाएगी। अरे बोलो भैया, ओजोन फायदेमंद तब है जब वो स्ट्रेटोस्फियर में। अब पृथ्वी का साइज ऐसा है कि वो ओजोन को अट्रैक्ट तो करता है, पर इतना अट्रैक्ट नहीं करता कि अंदर आ जाए। अरे यार, अट्रैक्ट तो कर रहा पर इतना अट्रैक्ट कि कहां जाए। अगर जुपिटर होती तो जुपिटर का साइज इतना बड़ा है कि वो इतना अट्रैक्शन करता कि वो एटमॉस्फेयर में चलाता, और अगर एटमॉस्फेयर में ओजोन आ जाए तो हम जीवित नहीं बचेंगे। अगर यहां ओजोन आ जाए तो हम जीवित नहीं बचेंगे। तो जुपिटर पे लाइफ पॉसिबल नहीं। पृथ्वी का साइज अपने आप में एक कमाल बात है। किसी भी इंसान की यह दम नहीं कि पृथ्वी पे एक सर्टेन हाइट से ऊंचाई, उससे ज्यादा ऊंचा कुछ बना सके। ये लगभग 9 किलोमीटर होता है या समथिंग लाइक दिस, वो कैलकुलेशन अभी करा देंगे। उससे ऊंचा यहां पर कोई बिल्डिंग ना कोई पहाड़ कोई नहीं हो सकता। आप पूछोगे अभी मेरे पास क्या जवाब है, मैं बोलूंगा अनस्टेबल हो जाएगा। क्या जवाब है? अनस्टेबल हो जाएगा। दुनिया में जितनी घटनाएं घट रही हैं हर जगह अनस्टेबिलिटी है, तभी घटनाएं घट रही हैं। अगर कोई केमिकल किसी से रिएक्शन करता है, क्यों? स्टेबलाइज करने के लिए। इस दुनिया में हर चीज अपने स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश कर रही है, और जितनी घटनाएं घट रही हैं समवेयर द बॉडी और सिस्टम इज अनस्टेबल। पर क्वेश्चन ये बात है कि अनस्टेबिलिटी तो एक शब्द है ना भाई, अनस्टेबिलिटी में क्या होता है ऐसा? अनस्टेबिलिटी में ऐसा क्या होता है? हम लोग भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम लोग भी परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम अनस्टेबल हो जाते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो हम अपने आप को क्या करने की कोशिश करते हैं? स्टेबलाइज। तो स्टेबिलिटी तो एक शब्द है, स्टेबिलिटी इसमें है क्या जिसकी वजह से स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है? तो इसके लिए एक एनर्जी इंट्रोड्यूस की गई, उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। कहा यह गया कि दुनिया में अगर कहीं कॉन्फ़िगरेशन है, सुनो मेरे बात, क्या दुनिया में कहीं, और उस कॉन्फ़िगरेशन में कंजर्वेटिव फोर्स है, उस कॉन्फ़िगरेशन में दो शर्त। पहले शर्त, एक बॉडी नहीं होनी चाहिए। अरे यार, एक बॉडी क्या होना चाहिए? हैं? मैं बहुत यार, मैं ना बहुत बहुत वेरी मरा हुआ डेड रिस्पॉन्स देते हैं। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? और दूसरी शर्त, उस कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद बॉडीज के बीच में कंजर्वेटिव फोर्स लगना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद हर बॉडी के पास एक एनर्जी है, चाहे वो रुका हो चाहे वो चल रहा हो, उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है? आप कहोगे हम नहीं मानते हैं, तो फिर एक्सप्लेन करो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी क्यों आ रही है। And if you consider the existence of potential energy, you can define, you can explain the stability or instability. मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या होगी? हैं? और क्या हो जाएगा ये? यानी पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी का संबंध कैसा है? बोलो ना यार। तो अनस्टेबल हुआ, ये वापस क्यों आया? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, या कह लो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। आइए उस सवाल पे आते हैं जो मैं आपसे कह रहा था। क्या आप लोग इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन है?
है, लेकिन बोर्ड और आप में कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्या बोर्ड और आप में कोई कंजर्वेटिव फोर्स है? तो बोर्ड और आप को लेकर के कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, यहां स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की कोई बात नहीं होगी। मैं आपको खिसका दूंगा, वहीं बने रहोगे। बोर्ड और आपके बीच की दूरी चेंज हो सकती है, चेंज की जा सकती है, और वो परमानेंट वही बनी रहेगी। लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम बना रहे हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके पास एक ऊर्जा है। आप बोलोगे किसके पास? न्यूक्लियस के पास कि इलेक्ट्रॉन के पास है? जवाब है दोनों के पास, इसके पास भी और इसके पास भी। कौन सी ऊर्जा है, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। बोले यार, और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में कब होगी? दो, कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे शब्दों को सिस्टम और सिस्टम होना चाहिए। और एक बॉडी, अकेली बॉडी दुनिया में अगर तनहा कहीं पर भी है, सबसे दूर है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। मेरे भाइयों बहनों, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, ये सब पोटेंशियल एनर्जी का ही खेल। सब, जीवन से लेकर मरण तक पोटेंशियल एनर्जी। सोचो कि एक स्पर्म का मूव करने से लेकर के इंसान का शमशान घाट तक मूव करना पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा हुआ। आप समझ रहे हैं? यस, फॉर वेरी श्योर। आप पोटेंशियल एनर्जी ही ऐसी एनर्जी है जिसके बिहाफ पे हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी या हो रही सारी अभिक्रियाओं के बारे में बता सकते हैं। हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, क्यों? स्टेबिलिटी। अरे बोलो यार, बॉन्डिंग क्यों हो रही है? बोलो यार, ये सारे रिएक्शन क्यों हो रहे हैं? यानी हमेशा हर चीज अनस्टेबल है। बोलो, तो याद रखिएगा, आपके जीवन में जीवन आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आप अनस्टेबल होंगे। जिस दिन आपने खुद को स्टेबलाइज कर लिया, जीवन खत्म। आपके शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन ही इसलिए चल रही है क्योंकि अनस्टेबल है हर चीज। जिस दिन आपके बॉडी में मौजूद केमिकल स्टेबलाइज अवस्था में आ जाएंगे, उस दिन चार लोग आपको कंधे पे लेके जा रहे होंगे। अरे बोलो मेरे भैया, जैसे आदमी मरता है, मॉलिक्यूल का बोराना मर जाता है, थोड़ी देर बाद मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी सप्रेस होने लगती है, और कुछ देर बाद वो थोड़ी देर पूरी तरीके से सप्रेस हो जाती है, सब मरा जाता है। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो कई लोग सुकून ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जिंदगी ही ला सकून, यानी विदाउट सुकून। अगर आप इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ही आप सुकून में आ जाएंगे। यानी सुकून में ना होने का एक्सेप्टेंस ही सुकून में होना है। और लोग भाग रहे हैं मंदिरों को, मस्जिदों को, बाबाओं को, फूकने वाले को, झाड़ने वाले को, किसी के पास भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? फॉर द स्टेबिलिटी। किसके लिए भाग रहे हैं? और स्टेबिलिटी आने वाली है क्या? एक स्टेबिलिटी आएगी, अनदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अरे मेरे भैया, हाँ या ना? एक स्टेबिलिटी आएगी और अनदर आएगी, अनदर आएगी, द प्रोसेस विल कंटिन्यू। कुछ लोग कहते हैं आप पहले जैसे नहीं रहे। मुझे नहीं, मतलब आपस में कहते हैं ना, आपने सुना है ना? किसी ने सवाल किया कि क्या लोग प्रेम में बदल जाते हैं? बिल्कुल बदल जाते, बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर आप बदलाव स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेम प्रोग्रेसिव नहीं है। मैं अपने माँ बाप की बात कर रहा हूं, इसे कुछ लोग कहीं और चले गए। जिस तरह का प्रेम आपके माँ बाप पहले करते थे, उस तरह का प्रेम अभी नहीं करेंगे। और जिस तरह का प्रेम आज हो रहा है, उस तरह का आज के बाद, आज से 10 साल बाद नहीं होगा। क्योंकि क्या बदल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है।
पहले छोटी ऊर्जा में मान जाते थे, 10 रुपए का चॉकलेट। अब महीने का 10,000 आपके ऊपर खर्च हो रहा, तब भी नहीं मान रहे कि माँ बाप हमारे अच्छे हैं। बोल ही नहीं रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? और आगे आने वाले दिनों में 10,000 रुपए देने की बारी आएगी, तब भी नहीं मानोगे कि अच्छे। नेटवर्क ही चला गया क्या कई लोग? समझ रहे हैं कि नहीं आप? अरे भैया हाँ या ना? सीधी सी बात, सिंपल सी बात। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कोई एनर्जी है जो हमें दिखाई देगी? बोलो यार। इसीलिए हम इसको बोलेंगे स्टोर्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे? स्टोर्ड एनर्जी का मतलब यह मत समझ लेना कि उसके अंदर कहीं है, दिखाई हमको नहीं दे रही है। नहीं, हम क्या करें, हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं, हमको मानना पड़ेगा कि उसमें स्टोर है। भाई क्या ये डाइस रखा है? क्या ये धरती मां के साथ एक सिस्टम बना रहा है? क्या इसका एक कॉन्फ़िगरेशन है? अरे कॉन्फ़िगरेशन तो पोजीशन है, बोला ना भाई। इस पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, दिख रही है, तो हम क्या बोलेंगे? स्टोर है। क्या हम सही बोल रहे हैं? स्टोर है। क्या स्टोर शब्द हम सही बोल रहे हैं? लेकिन भाइयों और बहनों, इसके अलावा हमारे पास कोई शब्द भी नहीं बोलने के लिए। दुनिया में मनुष्यों ने अभी तक उतने शब्द नहीं इजाद किए हैं जितना भगवान ने दुनिया में जज्बात और चीजें बना दी हैं। आप समझ रहे हो? मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं आपसे। आधे तो बाउंस ही कर जाता होगा, क्या बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो जब मैं बोलूंगा स्प्रिंग दबी है, उसमें एनर्जी स्टोर है, तो आप क्या इमेज बनाओगे कि उसमें कहीं कहीं देखने की कोशिश करोगे क्या? बोलो मेरे भैया, कहीं देखने की कोशिश करेगा क्या? ना। स्टोर शब्द बोलना हमारे लिए मिनिमम रॉन्ग वर्ड है ये, और जो मिनिमम रॉन्ग है वो मैक्सिमम सही है। माता आती है क्या तुमको? जो मिनिमम रॉन्ग है वो मैक्सिमम। तो मैं बार बार बोलूंगा कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में एनर्जी स्टोर है, फिर मैं बोलूंगा स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर है, मैं कहूंगा एनर्जी स्टोर है। अब आप पगला जाओगे, स्टोर है तो कहां स्टोर है? दिख नहीं रही है क्या? कहां स्टोर करके कहां रखा गया होगा? अंदर रखा गया, लकड़ी के अंदर होगा, कहीं बुरादा हमारे छील के निकले, पोटेंशियल निकाल। इट्स अ मिनिमम रॉन्ग वर्ड यूज्ड एज मैक्सिमम राइट वर्ड। भैया कुछ पल्ले पढ़ा, हम क्या बोल रहे, बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हैं भाई, समझ पा रहे हो आप लोग? तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल सकते हो? स्टोर्ड एनर्जी। क्या बोल सकते हो? इसीलिए पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल हुआ, जो इसकी पोटेंसी को बताओ। इफ एनीथिंग इज स्टोर्ड विद इन यू, इट इज योर पोटेंशियल। आपके जेब में 100 रुपए हैं, यह आपका पोटेंशियल है। आपके जेब में 1000 रुपए हैं, यह आपका पोटेंशियल। आपके पास इंटेलिजेंस है, यह आपका पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल इन इंटेलिजेंस, पोटेंशियल मनी। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो पोटेंशियल वर्ड कैसे इस एनर्जी के साथ जुड़ा, समझ में नहीं आया? तो इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद पोजीशन ऑफ रेस्ट, associated with configuration only when there is a conservative force। अरे यार याद रहेगा भूल जाओगे, याद रहेगा भूल जाओगे। आंटी आओ, आप भी आओ। आप अंदर कहां बैठ जाओ, बाहर बैठा करो भाई, बार बार आते हो। आइटम वो है, याद रखा करो। बॉल लेकर के आओ उधर, तुम लेके आओ। दोनों बॉल लेकर के आओ गड्ढे। एकदम पता नहीं कैसे गए थे लोग। हक पढ़ो, आओ इधर। ये चार्ज है, दोनों कुछ दूरी पर रखे हैं। जैसे मान लो एक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नहीं अभी रोके दो। क्या ये इस पे फोर्स लगाएगा?
चार्ज चार्ज ये इस पे लगाएगा। तो इसका मतलब ये एक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी? किसके पास होगी? इसके पास भी होगी और स्टोर होगी। तो चार्ज तोड़ने के अंदर मिलेगी। लेकिन हम क्या बोलेंगे? है समझ में आ गया? स्टोर वर्ड रॉन्गली यूज किया गया वर्ड है। अरे आंटी बोलो, पृथ्वी मां को उठाओ। क्या धरती मां एक बॉडी है? नहीं है। उस बॉडी पे एक बॉडी है। धरती मां पे हो। क्या ये दोनों बॉडी है? सिस्टम बना रही है, कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी? बोलो यार, होगी नहीं होगी? बोलते क्यों नहीं हो गड्ढे? इस दुनिया में आपको ताज्जुब होगा। एक व्यक्ति ने एक सवाल पूछा मेरे से कि साइंस कहती बिग बैंग हुआ, आप भी कह रहे बिग बैंग हुआ, मैं भी कह रहा हूं बिग बैंग हुआ। बिग बैंग हुआ तो हुआ, इतना सटीक सब कुछ कैसे अरेंज हो गया? आपने कभी दिवाली में पटाखे बजाए हैं? कभी तुमने दिवाली में पटाखे नहीं बजाए? झूठ तो ना, सॉरी इन्हीं के मुंह में रख के रॉकेट जलाया जाता है। ये बोतल का काम करते हैं। हाँ तो कभी नहीं जलाया? आपने तो जरूर जलाया होगा, हैं? देख के लगता है घर फूकते हैं। पटाखे में जब धमाका होता है तो पता नहीं कहां इधर उधर भागता है। ये इतना अरेंज कैसे हो गया? मैंने कहा तभी तो भगवान पे विश्वास कर लीजिए। मनुष्य अगर धमाका करेगा तो अरेंजमेंट कुछ और हो जाएगा। भगवान का धमाका इसलिए अरेंजमेंट ऐसा है। यू हैव टू बिलीव देयर इज अ गॉड। और इस धमाके में हुआ क्या है समझो। इतना सटीक अरेंजमेंट क्यों है? ओ भाई हो, तुम इधर देखो। पता नहीं, एक तो दो चार लोग सब महिला ही हो गए हैं लग रहा है। एक दूसरे के मुंह में घुसे रहते हैं। तुमको भी कह रहे हैं जो तुम पीछे देख रहे हो, इनको पता भैया को, तुम्ही को कह रहे हैं। पता नहीं, सकल कलावती जैसी होगी बात करते थे ये लोग। मतलब पता नहीं क्या सेलेक्ट होते होते इन लोगों की बारात आएगी। अजीब अजीब पाए जा रहे लड़के। अब लड़के आ ही नहीं रहे, कम आ रहे हैं, है कि नहीं भाई? कह रहे हमको क्या पता, हम थोड़ी है चले जरा। आप समझ रहे हैं? तो बिग बैंग जब हुआ, हर चीज जो अरेंज है, हर वो चीज जो अरेंज है वो इस फैशन में है कि वो स्टेबल है। और आइंस्टीन का और हबल का भी कहना यह है कि भाई यूनिवर्स का साइज बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा होगा, बदल रहा तो पोटेंशियल एनर्जी भी। अब एक दिन ऐसा आएगा जब इस ब्रह्मांड की पोटेंशियल एनर्जी एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, तो ब्रह्मांड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। बोलो। और वो अनस्टेबल अपने आप नहीं होगा, उसको अनस्टेबल किया जाएगा। जैसे गुब्बारा है, फूल गया फूल गया फूला, एक सर्टेन तक फूल गया, अब इससे ऊपर नहीं फुलाना है। लेकिन गुब्बारे को फोड़ना है तो क्या करोगे? सुई चुबो दोगे। अरे यही तो दांत काट लेंगे। हम कुछ बोले ही नहीं, क्या डांस चलना इधर? क्या करोगे? स्विच बोगे? अरे भैया पागल हो क्या कह रहा है? तो वैसे ही ब्रह्मांड एक ऑप्टिमम साइज पे जाएगा, भगवान की तरफ से इसकी एनर्जी बढ़ा दी जाएगी, और जैसे बढ़ा दी जाएगी पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ब्रह्मांड खत्म, जहां से आया वहीं चला जाएगा। क्या कह रहे हैं? पनीर की सब्जी शाम को? घबराओ मत, तुम खा के मरोगी, घबराओ नहीं। कह रहे हैं शाम को पनीर की सब्जी मरी है, कहीं पता नहीं मिलेगी कि कहीं इधर ना सबको लैब से कर जाए। हाँ 2012 में दुनिया खत्म हो रही थी, पता है कि नहीं? पिक्चर भी बना दी है। पादरी था, बोला इतने मई को दुनिया खत्म हो रही है, फिर बोला नहीं डेट पोस्टपोन हो गया, भगवान ने आगे कर दिया। फिर बाद में उनको जेल डाल दिया गया, जेल में अराजकता फैलती है।
क्या है, क्या बात है? अभी तुमको बता रहे, समझ आएगी नहीं आएगी? तो मेरे भाइयों बहनों, पोटेंशियल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इतनी बात समझ में आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको हमने कन्वेंशनली डेवलप किया। क्या किया है? और ये अपने को कहां पर, किस बॉडी के पास होगी? जिसके पास एक कॉन्फ़िगरेशन होगा और उसमें कंजर्वेटिव फोर्स। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भगवान ने अपनी बनाई गई चीजों को एक जगह स्थापित रखने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स दिया। क्या दिया? जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को डिफाइन कर देते। क्या समझे? क्या? स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को डिफाइन कर दे। बहुत गंभीर बात है ना? क्या बताओ? भगवान से मिलोगे तो पूछोगे ना ऐसा क्यों किया? क्या करें? मरने के बाद ये बात पता चलेगी। ठीक है, चिट्ठी भेज देना वहां से, बताया जाए। अब मेरे भाइयों बहनों, जिस तरीके से, बैठ जाइए आप लोग, ये लग रहा है अवार्ड मिला है इसका इसीलिए खड़ा है। जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज था वो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस था, बोलो यार। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप बोलोगे निगेटिव क्यों बनाया गया है? फिर वही बात है। अब इनका नाम अगर दानिश है तो क्यों है? कन्वेंशंस पे सवाल नहीं किए जाते। कन्वेंशन को बनाने के बाद कन्वेंशन बनाए ऐसे जाते हैं जिनसे हमें बातें समझ में आए। समझ में आ गया? और वो लागू सब पे होते हैं। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है? तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क निगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव। तो डेल्टा यू क्या हो गया बोलो? हाँ आएगा? बोलो। अभी बताते हैं तुमको। मलिच नंबर 1 लड़की, अगर मैं आपसे कहूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यू फाइनल माइनस बराबर निगेटिव ऑफ वर्क। अच्छा, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो इनिशियल ज्यादा या फाइनल? इनिशियल ज्यादा होगा फाइनल। इसका मतलब यू फाइनल इज लेस देन, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? पॉजिटिव। और अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हाँ या ना? बोलो मेरे भैया, यस और नो? आप ऐसे समझो, मेरे हाथ में ये पेन है, नहीं है? है? क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? कैसे पता? ये पृथ्वी के साथ एक सिस्टम बना रहा है और इस पे कंजर्वेटिव कौन सा? mg। किधर? अब मैं इसको ऊपर लेकर के जाता हूं, mg किधर है? ले किधर जा रहे हैं? तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? मैं ऊपर लेकर गया तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स तो डेल्टा यू क्या गया? तो फाइनल वाली ज्यादा एनर्जी है पोटेंशियल वाली है? तो ये वाले पर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है या हाइट पे? यानी हाइट पे ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बोलो यार। अच्छा चलो, अब वर्क डन पॉजिटिव आया। अच्छा, और देख लो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वाला देख लो। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, क्या ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे ऐसा फोर्स लगाएगा? लगाएगा। जब इसको हायर एनर्जी लेवल पे जाओगे लेकर के, तब लेके ऊपर गए हो, बोलो यार, और फोर्स नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव निगेटिव?
जोर से बोलो, निगेटिव हुआ ना, तो डेल्टा यू पॉजिटिव, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, यानी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और ज्यादा हो गई तो अनस्टेबल हो गया। अब आप कोई बात सेट करो, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, हर जगह सेट हो जाएगी। कहीं पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी उठाओगे सीधे, स्प्रिंग के पास बहुत सी चीजों के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब कैसे क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं, पहले इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं आगे बात करूंगा। क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मेरे भाइयों बहनों, पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बताऊं, पोटेंशियल एनर्जी ही वो एनर्जी है जिसके द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को इस तरीके से रखा गया है। एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, स्टेबिलिटी और अच्छा एक बात लेकिन और है, कॉन्फ़िगरेशन का होना बड़ा जरूरी है ना। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ कमरों में जाकर के, कुछ कोई बिल्डिंग में जाकर के आपको अच्छा फील होता है, और कुछ बिल्डिंग में जाके आपको मनहूसियत लगती है। किसी के घर जाओ तो आपको बड़ा वार्म फील आएगा, किसी के घर जाओ तो लगेगा पता नहीं का डब्बे में आ गया, भले से उसमें बहुत पैसा लगाया गया। ये गेम है कॉन्फ़िगरेशन का, और कॉन्फ़िगरेशन का सेंस होता है किसका? कॉन्फ़िगरेशन का। जितना एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती हैं, जो एडवर्टीजमेंट क्रिएट करती हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, वो महंगे इसी बात पे होते हैं कि वो जो डिजाइन बनाते हैं उसमें किस तरीके से साइज को मेंटेन करते हैं। साइज का सेंस होता है, समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना, वो बदलता रहता है, वो सेंस बदलता रहता है। एक वक्त में हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत खराब लग रहा हो और थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सभी को पसंद, ज्यादातर लोगों को पसंद आता है। कुछ व्यक्ति होता है जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता, मन कहता मार दे, मुक्का मार दे इसको, खामखा एक झापड़ चलते चले मार ही चले। समझे भैया? क्यों? इट इज द मैटर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप देखते हैं जितने भी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो सर्जरी कराते हैं, कोई नाक की सर्जरी, कोई होंठ की, क्यों करा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सारा गेम किसका है? कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके अंदर कॉन्फ़िगरेशन का सेंस डेवलप हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस डायरेक्शन में जाए। जितने लोग ये जो भविष्यवाणी करने वाले लोग, देख के बता देने वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाता है, दैट इज सेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ रहा है? अरे हाँ या ना? समझ में नहीं? समझ में आया? आ गया? कभी मौका मिलेगा तो एक गोल्डन रेशियो है, उसको कभी देखिएगा, पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो, अभी मत देखिएगा। हालांकि ऐसा भी नहीं कि आप देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, उसको समझने के लिए भी बहुत कुछ समझना पड़ता है ना। जैसे लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं ना कि हम ये काम कर रहे थे और इस काम में हम सफल नहीं हो पाए, ठीक, फिर वो कहते हैं भगवान को यही मंजूर होगा। सुना आपने? आपके माँ बाप भी आपसे बोलते होंगे कि अगर सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, मेहनत तुम करो, अब भगवान को ही नहीं मंजूर होगा तो क्या होगा। जैसे इस बार भी ऐसा हुआ, पेपर आउट हुआ, अब क्या करे, भगवान की यही मर्जी थी, भगवान की मर्जी को स्वीकार कर। भगवान ने थोड़ी पेपर आउट कराया, नहीं समझे आप? क्लियर? कोई ये सवाल कर दे कि बताइए इसमें मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतना मुश्किल से 640 नंबर पाए, पेपर आउट हो गया। समझ रहे हैं आप? ये सुनो, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, आपकी किस्मत का कोई रोल नहीं है, प्रोसेस है, वो सब होता रहता है। ठीक बात है? आपको जिंदगी में कोई एक चीज मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी, तीसरी नहीं मिलेगी, कोई चीज मिलके नहीं मिलेगी, कोई चीज बिना मिले मिल जाएगी, कोई चीज आपको लगेगा कि आप डिजर्व नहीं करते फिर भी आपको मिल गई, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आप डिजर्व करते होंगे फिर भी नहीं मिलेगी।
ये सब आपके अपने परसेप्शन। जब आपके अंदर सेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डेवलप हो जाएगा तो आप हर बात का जवाब देने में कामयाब हो जाएंगे, और नहीं होगा तो सवाल बन के जीवन भर घूमते रहेंगे। लिखिए इसी बात पे, बोलें। ये स्टोर्ड एनर्जी समझ गए ना, हैं? लिखिएगा, इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी associated with the state of rest or any configuration. Any where conservative force exist. कौन सा फोर्स? कंजर्ड क्या मेरे भाई बहनों? कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट, ठीक है। डू यू एग्री विद मी? नो, नो और यस। चल, अगला पॉइंट लिखिएगा। ए, लिखो। पोटेंशियल एनर्जी is concerned with a system that is, it is defined for a system, that is, it is defined for a system in which the body exert the body conservative force on each other. Body exert what? है? कोई बोल नहीं रहा है, लिखिएगा। अच्छा, एक बॉडी अगर स्पेस में होगी अकेली तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी? बोल ही नहीं रहे हो। कोई इलेक्ट्रॉन अगर एटम को छोड़ दे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी? है? क्यों? अब आप समझ गए हो ना, अब तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। अगर कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज से बहुत दूर चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। बोले यार, कोई एक मास दूसरे मास से बहुत दूर चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वो तभी तक होगी जब कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। अरे हाँ या ना? क्या मामला सेट हो गया? बात दिमाग में बैठ गई बात? एक और बात देखो, पोटेंशियल एनर्जी कन्वेंशनल है। आप चाहो तो किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर जीरो कंसीडर कर सकते, जरूरी नहीं कि वहां जीरो। जैसे जमीन पे कोई बॉडी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मान सकते हो? जीरो। देखिएगा, the change in potential energy is equal to
इज इक्वल टू negative work done by conservative force is equal to क्या मोटरोला negative work done by क्या कंजर्ड खुद हो गए तुम कंजर्वेटिव फोर्स ये लिख लो। मैं सभी आंध्रों से निवेदन करूंगा कि ये दिख रहा है क्या, लिख जाओ फटाफट, लिख लिया। अब आप लोग कहीं पर भी बता सकते हो किसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही घट रही है। अगला पॉइंट लिखेगा इफ क्या कहते हैं, क्यों क्या कहते हैं, लिख लिया आपने? यार थोड़ा तेजी से लिखो, पता नहीं 1 मिनट और शेष है, बहुत विशेष है। मैं बोलूं बतलाऊं है कौन है, लिखिएगा। द पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, ऐसे क्या बच्चे की तरह करती तुम। द पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव इफ डिरवा रहे हैं, डिरवा नहीं रहे हैं, पॉजिटिव इफ द कंजर्वेटिव फोर्स इज रिपल्सिव, if the conservative force is what, repulsive, and will be positive if conservative force is attractive, will be negative, I am sorry, will be what, negative if क्या कंजड़ बैठे हुए हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इज क्या अट्रैक्टिव। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक मास है दूसरा मास है रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, बताओ पॉजिटिव निगेटिव है, निगेटिव होगी, क्योंकि एक मास दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल है। भाई यार कोई ये बहन जो बैठी हुई है एकदम बिल्कुल मैयत में आई हुई है, जो तुम लग रहा है चहलुम का फातिया पढ़ने आई है, हाँ अट्रैक्टिव रिपल्सिव है, तो कैसे होगी पोटेंशियल एनर्जी है, निगेटिव होगी। अच्छा दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, और जब रिपल्शन होगा तो पॉजिटिव, यानी दो निगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव और दो पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो बताओ इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव निगेटिव कौन, दोनों बोला है, नहीं बता सकते, चमाट पड़ जाएगा अभी। कैसी होगी, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस कैसा फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव पॉजिटिव है। अगर फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिएगा अट्रैक्शन स्टेबिलिटी लाता है, मनुष्यों में नहीं, क्या समझे। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें जो जीवन का सार मिला उसकी बात ही अलग है, क्या समझे। अब एक प्रश्न है यहां पर जो परसों पूछेंगे, ठीक बात है मेरे भाइयों बहनों, अगले टर्न पे ये समाप्त हो जाएगा, हम लोग सवाल लगाएंगे और एनर्जी
वाले पोर्शन, एनर्जी वाले पोर्शन को समाप्त करेंगे। कल आपका एसईटी होगा मेरे भैया, हाँ है ना? अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि इस वीक में बायोलॉजी की एक क्लास और शुरू करेंगे जूलॉजी को लेकर के। किसको? जूलॉजी वाला पार्ट, जूलॉजी वाला पार्ट जिसमें प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी आती है, रिप्रोडक्शन वाला जो 12th का पहला यूनिट है वो आता है। ये सब छोटे छोटे पोर्शन हैं। अभी तो इसमें 5 यूनिट बची है ना, ये 5 चैप्टर बचा है ना। अरे भाई, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर थे। कौन बता रहा है 6 थे? अभी कितने हैं? गिनो, हमें नहीं पता। 6 हैं? एक कटा है। कौन सा कटा है? डाइजेशन गया तो 6 बच गया ना। हाँ, तो 6 चैप्टर ये हो गया। और आपका जो रिप्रोडक्शन वाले में 2 चैप्टर है, पहले 3 थे, पहला वाला हटा दिया गया। ये लग रहा हमें को पता है, कहा खा लिया इन लोगों का 3 है। अच्छा 4 थे पहले, हाँ सॉरी 4 थे पहले। पहला वाला हटा दिया, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया गया ना। और दूसरा वाला फ्लावरिंग प्लांट वाला, और ह्यूमन वाला, और हेल्थ वाला, ये 3 तो रहेंगे। ठीक है, तो ये तो इसको शुरू करते हैं। ठीक है, वेंसडे को आपकी क्लास होगी, और क्लास उस दिन थोड़ा शेड्यूल पे ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे बने रहिएगा। शेड्यूल अभी आपको थोड़ा सा इस वीक में सेट भी करते रहो। इस वीक में आपका एसएटी होगा, एसएटी कल उसका आ जाएगा आपके पास में, क्योंकि अब इस बार शेड्यूल थोड़ा टाइट कर दे रहे हैं, क्योंकि सितंबर गया है बीत, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन तीनों में बहुत बड़ी त्रासदी होती है, क्योंकि ठंड आ जाती है, त्योहार होते हैं, और सिलेबस भी इसी टाइम खींचता है। समझ में आ गया? तो आपको चैलेंज किस बात की आने वाली है? मौसम बदलने का और त्योहार का। कई लोग त्योहार में पागल हो जाते हैं। थूक दिया तुमने मेरे ऊपर, नाक से थूक रही तुम। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, राइट, आपकी तरफ से ये कि देखिए मौसम बदल रहा है, डिसकंटिन्यूटी आएगी, तमाम रीजंस आएंगे, पहले पढ़ा हुआ होगा छूटेगा, बैकलॉग फलाना तो ढिमाका, तो ऐसा बहुत सा होगा। द वेरी फर्स्ट रीजन जो आपके पास आने वाला है, राइट। और जो सेकंड रीजन आपकी पढ़ाई में हर्डल के तौर पे आएगा, वो आएगा कि ये 2 रीजन मैंने आपको बता दिया ना, एक तो मौसम और दूसरा बैकलॉग वगैरह। ठीक है, और टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कितनी छुट्टियां होती हैं। तो छुट्टियां आप जो होंगी वो दिवाली की होंगी, आपकी एक बड़ी छुट्टी होगी और वही होगी, उसके बाद कोई और छुट्टी नहीं होगी। बीच में शायद अगर एक आध हो, दशहरा के दिन थोड़ा होता होगा तो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगले 3 महीने हम लोग काफी इंटैक्ट पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, सिलेबस को जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा खींच लें, क्योंकि फिर ले दे करके हमारे पास जनवरी ही बचेगी। अगर बिल्कुल मलिच्छ नंबर 1 हो गया है, बेवकूफ कहीं के, यहाँ बता रहे बातें कर रहे हो, जाहिल कहीं के, पता नहीं क्या सीखे हो। मतलब मैं इतने काम की बात बता रहा हूं और ये बातें कर रहे हैं। क्लास के अंदर या कभी भी कोई अगर आपसे कुछ बोल रहा हो तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप खामोश होकर के उसे सुनिए। अगर आपके काम की बात ही नहीं बोल रहा है तो आप बैठे क्यों? आप बाहर चले जाओ, क्लास क्यों आ रहे हो? या तो आप सामने वाले को बेवकूफ समझ रहे हो, या तो खुद को ज्यादा समझदार समझ रहे हो। आपकी लिसनर की भी एक जिम्मेदारी होती है, बोलने वाले की तो होती है कि मैं सही बात बोलूं, सुनने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो सही से सुना कर। और सुनने और कहने के तरीके होते हैं अपने। जब कोई आपसे कोई बात कर रहा है, बहस ही कर रहा है, तो अगर वो बोल रहा हो तो उसे बोलने दीजिए, फिर पूछ लीजिए आपका हो गया, आप बोले, बीच में घुसड़ा मत करिए कभी भी, याद रखिएगा। अगर आपको एक सभ्य व्यक्ति बनना है तो कभी भी किसी कोई बोल रहा उसके बीच मत घुसी, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, उसे बोलने दीजिए। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो आप कभी एक कामयाब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप पेशेंट को ही नहीं सुनेंगे। फिर आपकी आदत है ना कुछ और करने की,
तो आप पेशेंट को नहीं सुनेंगे, आपके यहाँ सुनने की हैबिट नहीं है इसका मतलब। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए 3 महीने थोड़ा से अपने स्ट्रिक्ट चलेंगे, टाइट चलेंगे, क्योंकि हमारे पास फिर जनवरी बचेगी मेरे भैया, है ना। क्योंकि अगर अपने पास फुल फ्लेजेड 3 महीना रिवीजन का नहीं मिला तो समझ लो कि फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा अपने लिए, राइट। तो इधर वाले उसमें टाइम में मैं भी कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊंगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि अपने को टारगेट अचीव करना है। मेरी एक्स्ट्रा क्लास आपके बैच के लिए मैं सैटरडे को लगा दिया करूंगा, ठीक है। क्लास के बाद इधर मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के अपने जो टारगेट सिलेबस है उसको वहां तक खींच दूं, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए इस वीक से नहीं तो अगले वीक से मैं थोड़ा एक और एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, या आपके लिए कुछ भी मतलब मैनेज करके हम क्लास को, जैसे न्यूमेरिकल वाली क्लास हो रही है ना, तो उसी में थ्योरी वाले पार्ट को इन्वॉल्व कर देंगे, तो समथिंग लाइक दिस, ताकि आपका सिलेबस थोड़ा एक्सेलरेशन में आ जाए। अभी बताएंगे आपको, पहले वेडनेसडे को क्लास होने दीजिए बायोलॉजी 2 की, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपसे। तो वेडनेसडे को आपकी क्लास होगी बायोलॉजी, और अफसार सर नहीं पढ़ाएंगे, एक और टीचर है वो पढ़ाएंगे। आप क्लास करिएगा, शानदार टीचर है वो भी, ऐसा नहीं है। आप जब क्लास करेंगे तो आपको आनंद आएगा, बहुत आनंद आने वाला है, ठीक बात है। और इसके बाद जब हम लोग दशहरा दिवाली खत्म कर लेंगे तो आप में से जो लोग बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं, तो जो नए टीचर अभी आएंगे हमारे पास, जूलॉजी वाले जुड़ रहे हैं सर, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों को 2 घंटे की वर्कशॉप देंगे 3 दिन दशहरे के बाद, लेकिन है ना। क्यों 2 घंटे की वर्कशॉप देंगे? क्योंकि देखो ये पाया जा रहा है कि आप घर पे जाकर के बायोलॉजी एकदम टिप पे होनी चाहिए, बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 चाहिए अपने को, क्या समझ रहे हो। और ये आजकल जो पढ़ाई करते हैं बच्चे बायोलॉजी में, उसमें बहुत भ्रमित हैं वो। एक बच्चा जो नीट की तैयारी करता है सबसे ज्यादा रिसर्च कहां करता है? बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा रिसर्च। वो इतना हड्डी के बारे में पढ़ेगा कि उसको बस कल से पेशेंट देखना है, अल्ट्रासाउंड लगता है देखने, एक्सरे देखने लगता है, हड्डी टूटी तो है, भले से आता जाता कुछ नहीं, समझ रहे हैं आप। तो आपको एक ऐसा स्टूडेंट बनना है जिसके नंबर आते हो, क्या समझते हैं। उसके लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंट होने से नंबर, देखो एग्जाम में नंबर गेन करना बिल्कुल अलग बात होती है। जैसे मान लीजिए मैंने उतनी देर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई, फैक्ट बता रहे हैं, अब उतनी देर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और क्वेश्चन के नाम पे आज मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए, सिर्फ 2 क्वेश्चन में काम किए थे। यानी मेरे आज 2 घंटे का लेक्चर कितने क्वेश्चन दे रहा है आपको? 2 क्वेश्चन ना। तो हमारी एफिकेसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो गड़बड़ है, लेकिन इस भाई कॉन्फिडेंस के लिए इतना करना जरूरी था, नहीं समझ रहे हो आप। तो अब हम लोग पहले तो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, फिर हम कहां जाएंगे? एफिकेसी पे, ठीक। कि अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ा, सपोज कर लीजिए हमने वो पढ़ा, ब्रीदिंग एक्सचेंज पढ़ा, और ब्रीदिंग एक्सचेंज से 2 क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, तो हम 2 में से 2 लगा ले जाए। हो सकता है हम ब्रीदिंग में सब जानते हैं, लेकिन हमको कितने क्वेश्चन लगने हैं? हमारे 2। वो कैसे होता है? उसमें एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, भूलते बहुत, नहीं समझे आप। तो रिपीटेशन की बहुत जरूरत है, क्लियर। तो अभी आने वाले समय में, मतलब मैं दशहरे की बाद की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स में तो मैं खुद ही इतना खर करा रहा हूं आपको, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर इस तरह की वर्कशॉप्स लगाएं जिससे आप यहां पर अपने 2 घंटे दो और यहीं बैठा के आपको तैयार करवाए जाए, नहीं समझे आप। तो ये हम लोग शुरू कर देंगे, लेकिन वेडनेसडे को थोड़ा सा अब थोड़ा सा आप लोग अपनी गाड़ी को 3rd गियर 4th गियर में लेकर के आइए। अभी ही वो समय है, या तो आप संभलेंगे या तो आप बिखर जाएंगे, 2 चॉइस है। जोर बहुत कस के लगाइए, सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये हमारा काम नहीं है, नहीं समझे, पर हम अपनी चीजों में गड़बड़ी ना करें। अब ठंड आ रही है तो बीमार, बुखार, ये वो फलान ढिमकान बहुत सा होगा, हमको उससे परे बनना है।
बॉडी को लिथार्जिक मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। इस शरीर को जितना आप आराम देंगे उतना ही ज्यादा आराम, उतना ही ज्यादा इस शरीर के अंदर आपके संग लग जाएगा। इसको आराम मत दीजिए, शरीर को आराम बिल्कुल मत दीजिए। वो तभी आराम दीजिए जब आप लगे कि अब रेस्ट इन पीस की बात। अगर कोई कहता है आपके परिवार में, घर में, कि अरे 6 घंटा सोना चाहिए, अगर नहीं सोओगे तो तुम्हारी नींद खराब हो जाए, आप उतना ही सोइए जितना में आपका काम चल जाए। आपकी बॉडी डिमांड करती है 4 घंटे, 4 ही घंटा सोइए, जरूरत नहीं 6 घंटा सोने की। क्लियर है? एक टाइम टेबल बनाइए, फोन की चीजों को ब्लॉक कर दीजिए। देखिए आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी, मैं मानता हूं। अभी कल एक भाई थे, बता रहे थे कि बहुत तकलीफ है, एक कोई था उनका, तो वो अब बात नहीं कर रहा तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ो। तो कह रहा है कि नहीं वो सर एक्चुअली एक आदत हो जाती है ना। याद रखिए, लोगों को अपना साथी बनाइए, आदत नहीं। समझ लीजिए, क्लियर है? वरना आपको नुकसान होगा, और जिसको आप आदत बनाओगे उसको भी नुकसान करोगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप को ही आदत में भूल जाइए, बात ही नहीं करेंगे, आदत नहीं बनानी है, जाओ आज से रामलाल, मेरे बाप नहीं, तुम मेरी आदत में नहीं हो। ठीक है? जिम्मेदारियां जरूर निभाइए, ठीक है, लेकिन किसी चीज को अपनी कमजोरी मत बनाइए। और दुनिया में अगर कोई चीज आपको कमजोर कर रहा है तो आप इतना समझ जाइएगा वो व्यक्ति और उस व्यक्ति का भाव आपके काम का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको स्ट्रेंथन करने के बजाय वीक कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति आपके लिए दीमक समान है और कुछ नहीं। सीधी बात, फौरन से पहले उस व्यक्ति को बाय बाय बोल दीजिए। समझ गई बात? तो आप इस तरीके से एक स्ट्रेटेजिकल 3 महीने का बनाइए। समझ रहे हैं? इधर हमारे पास 6 चैप्टर ये हो गया है, अरे फिजिक्स में मैं बोल रहा हूं, इधर लब हम लोग 6 चैप्टर कर चुके हैं। इसको इसका रंदा चलाते रहिए। उधर हम लोग ऑप्टिक्स में भी खत्म ही होने वाला है अब। अरे भैया 1-2 लेक्चर का मामला और है उसमें, तो 2 उधर रे ऑप्टिक्स एक बड़ी चीज हो जाएगी आपके पास, और इधर 6-7 चैप्टर, मतलब फिर चैप्टर हम लोग के तेजी से चलेंगे भाई बहनों, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर बीच में होते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका एक स्ट्रेटजी बनाइए, और इस पर काम करना पड़ता है, जाकर के बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, करना पड़ता है, तब होता है। डेली बेसिस पे अपने काम को लिखा करिए, डेली बेसिस पे, आज ये काम करना, ये करना, ये करना, 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 ऐसे ऐसे करते जाइए, ठीक है? और जब इतना आप करते जाएंगे तो आप 3 महीने आपको संभालना है खुद को, बस इतना समझो। 3 महीने बहुत से हर्डल आएंगे और बहुत से डेविएशंस आएंगे। ये थोड़ा माहौल ऐसा होता है ना, जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, स्लगिश होती है बॉडी, फिर ठंडा आ जाएगा तो थोड़ा रात बड़ी हो जाएगी, एक एक दिन करके आपका दिन बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और जहां दिसंबर बीता खत्म। ठीक है? तो आप में से जितने लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं, नहीं समझे आप, जितने लोग भी सिलेक्ट आप चाहते हैं यार इस साल कॉलेज जाना अपने को, ठीक है, तो प्लान नेक्स्ट 3 मंथ, कायदे से प्लान फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, और उस पर कड़े उतरिए। सुबह 6 से रात 12 बजे तक पढ़ना है। कब से कब तक? 6 से 12। अगर उधर टाइम बढ़ाते हो तो इधर बढ़ा लेना, उधर 2 बजे करते हो तो इधर आप 8 तक कर सकते हो। 6 से 12 कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। 18 घंटे में 6 घंटे कोचिंग को दे दीजिए, सब कुछ लेकर के। कितने घंटे बचे? 12। बोलो यार, 12 घंटे में 2 घंटे खाने पीने सारी चीजों पर खर्च करोगे, कितने घंटे बच गए? 10। और मैं दावा करता हूं आप में से कोई बच्चा आज से लेकर के और 30 अप्रैल तक 10 घंटा पढ़ गया, आप 300 नंबर पे हो, आप 700 छुआ दोगे, गारंटी है मेरी। लेकिन नियमित, डेली, विदाउट एनी लैग। ठीक बात है? थैंक यू।